सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिपुर मुद्दा उठाने से रोकने के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। सांसदों ने यह भी कहा कि यह मोदी स्टाइल का लोकतंत्र है। झारखंड विधानसभा ने तय किया है कि अब सदन में पेश और पारित किए जाने वाले ड्राफ्ट सिर्फ हिंदी में तैयार किया जाएगा। राज्यपाल के पास भी मंजूरी के लिए विधायक का हिंदी ड्राफ्ट भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पर चुप्पी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना कहा है कि वह जानते हैं कि उनकी विचारधारा के कारण पूर्वोत्तर का राज्य जल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कल प्रकाशित अपनी एक नई रिपोर्ट में कहा है कि एशिया में वैश्विक औसत से अधिक तेजी से तापमान वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव सामने आ रहे हैं। एशिया पर आधारित एजेंसी नवीनतम जलवायु स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बर्फ और हिमनदों के पिघलने और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से भविष्य में अधिक सामाजिक आर्थिक व्यवधान का खतरा है। महाराष्ट्र में विभिन्न किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए अगस्त से 4 महीने का आंदोलन शुरू करेंगे। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राज्यसभा ने कल चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। इसमें चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इस विधेयक से फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। विधेयक के अनुसार अनधिकृत रिकॉर्डिंग का प्रयास होगा। लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में कार्यरत जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कार्स्टन हॉस्टन द्वारा प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक 1,20,000 वर्षों में इस साल जुलाई का महीना सबसे अधिक गर्म माह होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा औसत तापमान कोयला और गैस को जलाने तथा प्रदूषण फैलाने वाली अन्य इंसानी गतिविधियों के कारण पैदा हालात के मुकाबले करीब 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने एक नए नीति पत्र में कहा है कि यूरोप और मध्य एशिया में रहने वाले सभी बच्चों में से आधे यानी 9 करोड़ 20 लाख बच्चे बारंबार आती सघन ताप लहरों के संपर्क में हैं, जो कि वैश्विक औसत से दोगुनी है। यूनिसेफ में यूरोप और मध्य एशिया की क्षेत्र रेजिना डोमिनिसिस के अनुसार 2050 तक इससे सभी बच्चों की प्रभावित होने की संभावना है। उन्होंने इस क्षेत्र के देश जलवायु संकट की तपिश महसूस कर रहे हैं और बच्चों के स्वास्थ्य में भारी क्षति पहुंच रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि निम्न व मध्यम आय वाले देशों में कैंसर के मरीज लाखों बच्चे उपचार तक पहुंच से वंचित हैं, जिससे उनके जीवित रहने की संभावनाएं गंभीर रूप से सीमित हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने बीते बुधवार जिनेवा में अपनी नियमित साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि निम्न आय वाले केवल 25% देशों में ही बचपन में होने वाले कैंसर की दवाएं शारीरिक लाभों के दायरे में मुहैया कराई जाती है। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश इंतजार कर रहा है कि पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। लगभग 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। मणिपुर जाना तो दूर, पीएम मोदी ने आज तक मणिपुर में शांति की अपील तक नहीं की है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेर लिया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा है। इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक पीएम मोदी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्यों पीएम मणिपुर मामले में दूरी बनाए हुए हैं, जबकि मणिपुर से शुरू हुआ जातीय टकराव अब पड़ोसी राज्यों को प्रभावित कर रहा है। राज्यों के बीच भी टकराव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार पीएम से मणिपुर पर बयान देने की मांग कर रहे हैं। वैसे ये मांग तो पूरा विपक्ष कर रहा है। संसद तक इसी सवाल को लेकर ठप है और अब राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक विचारधारा है। राहुल ने कहा, आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जहां कांग्रेस की विचारधारा संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने की है, वहीं आरएसएस बीजेपी चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग ये देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथ में हो। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राहुल ने आगे कहा, बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के
के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने कहा कि मणिपुर एक विचारधारा का शिकार हो गया है। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा तो दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। दोनों में लड़ाई चल रही है। वहीं पीएम मोदी को संवेदनहीन बताते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपके दिल में देश प्रेम है। जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, तो आपके दिल में भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हैं। मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों को कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी आज संसद में भले ही ना हो, लेकिन संसद के बाहर से ही वो मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के इन बयानों से बीजेपी तिलमिला गई है और एक बार फिर बीजेपी नेता राहुल पर पलटवार कर रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों पर क्या पीएम मोदी देंगे जवाब? जवाब तो पीएम मोदी से विपक्ष भी मांग रहा है। संसद के मॉनसून सत्र के छठे दिन भी हंगामा मचा रहा। विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बुला रहा है, मांग कर रहा है मणिपुर पर पीएम सदन में जवाब दें, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष से बचते नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर टकराव को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है तो गृह मंत्री दावा कर रहे हैं कि जिस विभाग का मामला है उसका मंत्री ही जवाब देगा। विपक्ष आज विरोध स्वरूप काले कपड़ों में संसद पहुंचा है और सदन में अपनी मांग को एक बार फिर दोहराया। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के संसद की जगह रैलियां करने पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन चल रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि पीएम वहां आए और बयान दे, लेकिन वो राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं। जब वे वहां जा सकते हैं तो क्या आधे घंटे के लिए सदन में आकर बयान नहीं दे सकते? इसका मतलब है कि लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। खड़गे ने कहा कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ही संसद में हंगामा कर रहे हैं। वो लोग खुद ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि सदन में सत्ता पक्ष ही हंगामा कर रहा है। इस बीच अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मणिपुर का दौरा करने का ऐलान कर दिया। 29 और 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन के नेता 2 दिनों के लिए मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने बताया कि विपक्षी दलों के प्रतिनिधि मंडल में 20 से अधिक सांसदों का समूह होगा जो मणिपुर का दौरा कर हालात का जायजा लेगा। इससे पहले राहुल गांधी ने भी 2 दिन का मणिपुर दौरा किया था। संसद में खड़गे के बयान से बीजेपी बौखला गई है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से आज बीजेपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ईडी निदेशक के तौर पर एस.के. मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा था, लेकिन कोर्ट के नए आदेश के बाद उनका कार्यकाल बढ़ गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा बीजेपी सरकार के लिए काफी अहम है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मोदी सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसको लेकर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। वैसे केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इससे आगे अब कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। अब ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। संजय मिश्रा अब 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर के पद पर रह सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को गैर कानूनी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया था। साथ ही न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया था। लेकिन आज हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को राहत देते हुए संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। वहीं ज्ञानवापी मामले में भी हाई कोर्ट ने सबको चौंका दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए मस्जिद के सर्वे पर 3 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हिंदू से लेकर मुस्लिम पक्ष बरकरार था। पहले अदालत ने सर्वे की इजाजत दे दी थी, लेकिन अब एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे पर रोक 3 अगस्त तक जारी रहेगी।
एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग करते हुए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंध समिति ने कहा कि उसे डर है कि ऐतिहासिक संरचना गिर सकती है। इस पर अदालत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा था कि अगर वो एएसआई के आश्वासन पर भरोसा नहीं रख सकते हैं तो संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो अदालत के फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे। इसी के साथ मस्जिद समिति ने कहा कि वो परिस्थितियां अलग थी और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने वकील से कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर की बात काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि कल्पना एएसआई द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति देने का आधार नहीं हो सकती। मस्जिद समिति ने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं ने निचली अदालत को बताया था कि उनके पास मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवताओं की मौजूदगी का सबूत नहीं है और एएसआई को उन्हें इकट्ठा करना होगा। सर्वेक्षण के लिए निचली अदालत के निर्देश को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। आप किसी और को सबूत इकट्ठा करने के लिए नहीं कह सकते और ये अवैध है। हिंदू पक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि उनके पास सबूत है और कहा कि एएसआई सर्वेक्षण को एक विशेषज्ञ की राह के रूप में देखा जा सकता है। अदालत में दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला लिया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें हैं। नजरें तो आज राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी पर भी थीं। राजस्थान में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं के दौरे के साथ ही बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत और पीएम मोदी के बीच जंग छिड़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान पहुंचे पीएम मोदी ने राज्य की गहलोत सरकार और विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर सवाल उठाए, तो पीएम के बयान पर तुरंत ही सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार भी कर दिया। दरअसल पीएम मोदी ने सीकर में कहा कि यहां लाल डायरी की बहुत चर्चा है। इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। गहलोत ने पीएम के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जिस लाल डायरी की पीएम बात कर रहे हैं वो सब बीजेपी नेताओं का षड्यंत्र है। पीएम को लाल डायरी के बजाय लाल टमाटर और लाल सिलेंडर के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लाल डायरी जैसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में लाल डायरी सबके सामने आ जाएगी। गहलोत ने कहा कि पीएम पद की अपनी गरिमा होती है। मोदी और उनकी पार्टी हमसे घबराई हुई है। हमारे साथी मंत्री रहे गुढ़ा को मोहरा बनाया गया। बीजेपी वाले कल संसद में प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी घबराकर ऐसी बात कर रहे हैं। गहलोत इतने पर ही नहीं रुके। मणिपुर का जिक्र करते हुए मणिपुर की घटना को उन्होंने शर्मसार बताया। साथ ही कहा कि पीएम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पीएम ने मणिपुर के साथ राजस्थान का नाम जोड़ दिया। राजस्थान छत्तीसगढ़ का नाम पीएम ने जानबूझकर लिया है। गहलोत के पलटवार से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। हड़कंप तो अमित शाह के भोपाल दौरे से भी मचा है। मध्य प्रदेश में 2 से 3 महीने में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। प्रदेश सरकार बीजेपी की है, लेकिन ये सरकार 4 महीने बाद बचेगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस को बीजेपी से आगे दिखा रहे हैं और इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार भोपाल आ रहे हैं। तो क्यों बार बार भोपाल आ रहे हैं शाह, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बगावत से बीजेपी परेशान दिख रही है। नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की आहट से बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ती दिख रही है और इसी परेशानी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में संभाल ली है। 11 जुलाई को शाह भोपाल आए थे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रूठे नेताओं को मनाने का टास्क दिया गया था। बैठक में तय हुआ था कि उन्हें कैसे और कौन मनाएगा। 15 दिन बाद शाह एक बार फिर भोपाल पहुंचे। पार्टी कार्यालय में उन्होंने राज्य के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। रात करीब 12 बजे तक बैठक चली। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल सहित प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान ये भी तय हो गया कि 30 जुलाई को शाह फिर एमपी आ रहे हैं। अमित शाह पहले उज्जैन जाएंगे, फिर बुरहानपुर में पहुंचेंगे। इस दौरान एक बार फिर पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। शाह के बार बार मध्य प्रदेश आने से संकेत मिल रहा है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। अमित शाह ने ये बात जरूर साफ कर दी है कि सरकार और संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा और ये भी साफ कर दिया है कि चुनाव शिवराज की जगह पीएम मोदी के चेहरे पर होगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि हाईकमान के पास जो रिपोर्ट पहुंची है उसमें पार्टी की हालत कमजोर बताई जा रही है। कांग्रेस को बीजेपी से मजबूत बताया जा रहा है। कांग्रेस में एकजुटता दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी कई गुटों में बंटती दिख रही है। हाईकमान को शिवराज के चेहरे पर भरोसा नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर संघ साफ कह चुका है कि सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, यानी पार्टी को मध्य प्रदेश में हार का डर दिख रहा है। इसलिए शाह ने चुनाव से 3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले ली है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में महंगी होती शिक्षा की।
बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो लोगों को लगा कि बीजेपी को मौका देकर वो अच्छे दिन ला रहे हैं, लेकिन मोदी राज में खाने पीने की चीजों से लेकर शिक्षा तक महंगी हो गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। वैसे तो बीजेपी राज में पिछले 9 सालों में महंगाई ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है, लेकिन आज हम बात शिक्षा की करेंगे। हमारे देश की प्रगति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। बैंक बाजार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में एमबीए कोर्स की फीस 8 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि हायर एजुकेशन पर होने वाला खर्च हर साल दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार देश में आम महंगाई दर औसतन 6% रही है, जबकि एजुकेशन के फील्ड में होने वाले खर्च हर साल 11% की दर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वहीं जहां एमबीबीएस कोर्स के लिए साल 2003 में 3 लाख रुपए खर्च करने होते थे, लेकिन वहीं अब छात्र को इस कोर्स को करने के लिए 24.6 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगर महंगाई दर इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले 5 सालों में एमबीए कोर्स का खर्च लगभग 2 गुना हो जाएगा। रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने हायर एजुकेशन को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो वही विशेषज्ञों का कहना है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए शुरू से ही बचत करते हैं वो अपनी बचत की रकम बढ़ा दें। बेहद जरूरी है कि शिक्षा की महंगाई दर को ध्यान में रखकर ही भविष्य के लिए बचत करें। और